हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि डेली मंडे टू सैटरडे 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिनके बाद नाइट में इन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको पीयर इवेल्यूशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्यूशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि प्रेप आईएएस 2 नए पेड कोर्सेज लेके आया है। वन इज़ लाइव आंसर राइटिंग कोर्स एंड वन इज़ लाइव ऐसे राइटिंग कोर्स। बहुत ही यूनिकली इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। इनमें हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? नंबर 1, पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस होंगे और रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आपको आंसर्स की एंड ऐसे की प्रैक्टिस करनी होगी। सारे सेशंस लाइव सेशंस होंगे, ठीक है। डिटेल्ड कॉपी इवेल्युएशन एंड फीडबैक आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके इंटरेस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना न भूलें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन पे। देखिए, फर्स्ट सेगमेंट में हम दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सेकंड सेगमेंट में हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि बाकी के एस्पिरेंट्स किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, कौन सी मिस्टेक्स वो लोग कर रहे हैं, ताकि उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और आज जो हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ये बिलोंग करते हैं सोसाइटी से। एक क्वेश्चन सोसाइटी से है और दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है गवर्नेंस से, ठीक है। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है आंसर राइटिंग में? जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डिस्पाइट वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड इनिशिएटिव्स इन इंडिया, द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज स्टिल प्रीवेलेंट। ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद आपसे कुछ पूछा गया है, व्हाट आर द रूट कॉजेज? ऐसा क्यों हो रहा है? चाइल्ड मैरिज क्यों प्रीवेलेंट है, ठीक है। देन चाइल्ड मैरिज किस तरह से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, ये पूछा गया है। एंड सबसे एंड में आपको कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ पार्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको सामने के सामने दिख रहे हैं, जैसे कि रूट कॉज आपको बताना है, किस तरह से अफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को, ये आपको बताना होगा। क्या सोल्यूशन होंगे, तो ये तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है? चाइल्ड मैरिज। तो भाई आपको बताना होगा कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसका मतलब क्या है। देन इट इज स्टिल प्रीवेलेंट। तो भाई आपको कुछ डेटा, कुछ यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताने होंगे जिससे आप इस पॉइंट को वैलिडेट कर सको कि चाइल्ड मैरिज आज भी प्रीवेलेंट है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड इनिशिएटिव। तो आपको गवर्नमेंट के लॉज, एक्ट, स्कीम्स बतानी होंगी कि इस डायरेक्शन में क्या क्या काम गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, जो यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल नहीं है, आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है। चाइल्ड मैरिज क्या होती है,
क्यों प्रिवेलेंट है, तो उसके सपोर्ट में आपको डेटा, कुछ फैक्ट देना होगा, एंड कौन कौन से स्टेचुटरी प्रोविजन से इनिशिएटिव हैं जो हमने लिए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बता दो। उसके बाद तो सामने है ही से कि क्या रूट कॉजेज हैं, क्या उसका इफेक्ट है, क्या मेजर्स हैं, देन आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए, और काफ़ी लोगों की आंसर शीट्स मैंने देखी तो उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिस कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट आपने मिस कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मेरा काम तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपका स्ट्रक्चर बनवा दिया, सारे पार्ट्स आइडेंटिफाई करवा दिए, अब तो कंटेंट है वो आप आराम से लिख सकते हो। जहाँ तक ब्रीफ मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ इस टॉपिक को। देखिए, चाइल्ड मैरिज क्या होती है, जो इंडिया में जो लॉ है उसके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट एज है वो क्या है, 21 फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स। अगर इससे कम पे शादी होती है तो आप उसको चाइल्ड मैरिज जो है वो कह सकते हो। ठीक है, तो इसी से आप शुरुआत कर दो कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है। देन आपको कोई फिगर बताना होगा, कोई फैक्ट देना होगा कि भाई इंडिया में ये क्यों प्रिवेलेंट है, तो कुछ नंबर्स आपको बताने होंगे। ठीक है, तो यूनिसेफ का डेटा है कि एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स, ठीक है, तो 15 लाख गर्ल्स जो है अंडर 18 उनकी शादी हो जाती है। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहले डिफाइन कर दो, फिर आपको डेटा बताना होगा। इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। इससे आपने क्या बता दिया कि क्यों ये किस तरह से प्रिवेलेंट आज भी इनको देखा गया है। ठीक है, तो यूनिसेफ का डेटा है, आप चाहे तो सेंसस का डेटा ले लीजिए, या जो भी कोई ऑथेंटिक डेटा आपके पास हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद पूछा गया है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं, तो जो इस डायरेक्शन में जो एक्ट वगैरह बनाए गए हैं उनको आपको लिखना होगा। इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल लिख दो कि भाई ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन पूछा गया है कि भाई क्या रूट कॉजेज हैं, भाई चाइल्ड मैरिज क्यों प्रिवेलेंट है, तो इसके कारण आपको बताने होंगे। देखिए, आज भी पैट्रियार्चल माइंडसेट है। जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको एक बर्डन माना जाता है कि भाई जब बड़ी हो जाएंगी तो काफ़ी पैसा खर्च करना होगा एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बट हमारे काम तो आने वाली है नहीं, शादी करनी है तो भाई जल्दी शादी कर दो, दहेज डाउरी वगैरह देना होगा, तो एक तरह से इकोनॉमिक बर्डन होता है। देन लिटरेसी काफ़ी कम है सोसाइटी में, आज भी जो ओल्ड कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उनको फॉलो किया जाता है। देन गरीबी, देखिए पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है, पैसा ही नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि जो गर्ल चाइल्ड है ये हमारे साथ नहीं रहने वाली, इसकी शादी हो जाएगी, तो पहले ही शादी कर दो क्योंकि वैसे ही पैसा कम है, तो क्यों अपना पैसा उन पे हम लोग लगाएं। ठीक है, तो जल्दी से शादी कर दो। जो बॉय होते हैं तो वो तो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी मेंटलिटी है। इनसिक्योरिटी, भाई जैसे आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गर्ल चाइल्ड की तो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू होता है। ठीक है, तो काफ़ी पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि जल्दी से शादी कर दो ताकि सेफ्टी जैसे इश्यूज जो हैं वो हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि इसके रूट कॉजेस क्या है, एजुकेशन, फाइनेंशियल बर्डन, पॉवर्टी, देन कस्टम, ट्रेडिशंस हैं, कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं, कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर जल्दी शादी हो जाती है। ठीक है, इनसिक्योरिटी। इसके बाद क्या है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज, जल्दी शादी हो गई तो भाई जल्दी शादी हो गई तो मीन्स एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आपके पास खत्म हो गई। इट मीन्स हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक फीमेल को एजुकेट करते हो, ठीक है, इट मीन्स आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो, तो वो चीज़ तो यहाँ पे खत्म हो गई ना। देन सोशलाइजेशन खत्म हो जाएगा, भाई आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी जल्दी संभालनी होगी, तो सोशलाइजेशन जो है यहाँ पे कम हो जाता है। काफ़ी जल्दी एज में आपकी शादी हो गई, इट मीन्स ज़्यादा जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे, तो इससे जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो फेज डिले हो जाएगा। देन देखिए, कम उम्र में अगर मैरिज वगैरह होती है तो फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनके फैलने का खतरा होता है, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं, मेंटल फिजिकल इश्यूज़ वगैरह होते हैं, राइट्स आपके वायलेट होते हैं, काफ़ी तरह के आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज, MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया। देन पॉवर्टी की बात कर सकते हो, साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये पॉइंट तो आप समझ ही जाओगे, कोई इसमें इशू नहीं है।
इसके बाद क्या पूछा गया है कि भाई क्या सोल्यूशन हमें लेने चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो लॉ बनाया गया है उस लॉ को सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। इसके लिए जो लूप होल्स है उनको हटाओ, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो पुलिस है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है जो इसमें इन्वॉल्व है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, अवेयरनेस क्रिएट करो, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए। जो गर्ल्स है उनको बताइए उनके क्या राइट्स हैं, अगर जल्दी शादी हो जाएगी तो क्या नुकसान होंगे, ठीक है। तो उनका एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल की आपको बात करनी होगी। जो कम्युनिटी है उसमें आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत गलत चीज़ है, क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। तो इसको दूर करना चाहिए। तो अवेयरनेस आप यहाँ पे आईईसी कैंपेन की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप आईईसी कैंपेन की यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे और भी काफ़ी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो देखिए सोल्यूशन में आप रोल मॉडल्स की बात कर सकते हो कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, जो जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, फीमेल सेलिब्रिटी, उनको हमें रोल मॉडल की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु, इनका एग्जाम्पल दे सकते हो ताकि जो सोसाइटी है उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ठीक है। देन आप एजुकेशन, हेल्थ, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो इल इफेक्ट हैं अर्ली मैरिज के वो बताए जा सकें, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत ही ब्रीफ में मैंने इसको डिस्कस किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कह दूं, जो मैंने कॉपीज देखी तो उसमें क्या चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे ये वाला पॉइंट नहीं मिला कि काफ़ी लोगों ने ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट के कौन से इनिशिएटिव हैं, एंड दूसरा कुछ फैक्ट्स वगैरह नहीं बताए हैं जिससे ये बात आप प्रूव कर सको कि हाँ ये चीज़ प्रीवेलेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना चाहिए। उसके जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और सबको आपको एड्रेस भी करना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और यह क्वेश्चन है गवर्नेंस से। ये भी एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सोशल ऑडिट। तो मीन्स इस क्वेश्चन की थीम क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, सोशल ऑडिट इज अ पावरफुल टूल टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द स्कीम्स मेंट फॉर देम एग्जामिन। इसको आपको एग्जामिन करना है। तो देखिए यहाँ का जो डायरेक्टिव वर्ड है वो क्या है, एग्जामिन। और आपको पता है कि एग्जामिन का मतलब क्या होता है, आपको प्रोज बताने होंगे, आपको कॉन्स बताने होंगे, आपको कुछ वे फॉरवर्ड बताना होगा, सोल्यूशन देने होंगे, ठीक है। तो एग्जामिन का मतलब ऑटोमेटिकली आपको इसके फेवर में कुछ पॉइंट देने हैं, इसके अगेंस्ट में कोई पॉइंट देने हैं, और फिर आपको सोल्यूशन देना होगा। ये बात तो हमने देख ली एग्जामिन से, ठीक है। एग्जामिन का मतलब ये होता है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देखो ये कहा गया है कि सोशल ऑडिट, ये जो भी चीज़ होती है ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो प्रमोट होता है। मतलब यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है, गुड गवर्नेंस की बात यहाँ पे हो रही है। और इसको एग्जामिन करना है। तो देखिए सोशल ऑडिट बता दो क्या होता है, इसको डिफाइन कर दो। देन इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फायदे हैं, किस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, ये बता दो। क्या चैलेंजेस इस चीज़ में देखने को मिलते हैं, ये आपको बताने होंगे। एंड सबसे एंड में आपको वे फॉरवर्ड कुछ सोल्यूशंस बताने होंगे। क्योंकि देखिए प्लस पॉइंट बता दिया, निगेटिव बता दिया, लेकिन आपको कुछ सोल्यूशन भी तो बताने होंगे। यही तो काम होगा जब आप आईएएस वगैरह बन जाओगे, आपको चीज़ों को रिजोल्व करना होगा। भाई क्या सोल्यूशन होना चाहिए, केवल प्रॉब्लम नहीं बतानी बल्कि सोल्यूशन के साथ आपको आना होगा, ठीक है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस कर दो, सिग्निफिकेंस बता दो, क्या इश्यूज हैं, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड क्या कंक्लूजन होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सोशल ऑडिट क्या होता है, मतलब ऑडिट, एक ऐसा ऑडिट जिसमें सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होगा, इसको बोला जाएगा सोशल ऑडिट। देखिए जो गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं वहाँ पे जो जैसे कि सीएजी वगैरह करती हैं, जिसमें गवर्नमेंट कुछ एक्सटर्नल
प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करती है, उसमें सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उसका जो मेन फोकस होता है वो आउटपुट पे होता है। भाई पैसा जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो सही से यूज़ कर रहे हो, क्या कोई करप्शन तो नहीं है ना, ठीक है। तो वहाँ पे आउटपुट पे ज़्यादा जो है फोकस होता है। जबकि जब सोशल ऑडिट की हम बात करते हैं तो इसमें सोसाइटी ऑडिट करती है। मीन्स जो स्कीम, जो प्रोजेक्ट जिन लोगों पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो बताते हैं कि भाई क्या सही से प्रोजेक्ट मतलब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, क्या वो पॉलिसी हमें डिजायर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पे आपको पता चलती हैं, इसीलिए वहां पे फोकस होता है आउटकम्स पे, ठीक है। और आजकल हम लोग बात करते हैं आउटकम्स की बात करते हैं, इसीलिए जो सोशल ऑडिट है ये किस चीज़ का हिस्सा है, गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि सोशल ऑडिट क्या होता है। इसमें बेसिकली जो पॉलिसीज बनती हैं, तो पॉलिसीज की प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन की स्टेज में जो सोसाइटी है, जो बेनिफिशियरी है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ पे इन डेप्थ स्क्रूटनी होती है, एनालिसिस होता है कि किस तरह से आप पॉलिसी को डिज़ाइन कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको इवेल्युएट करते हो ताकि जो सोसाइटी है, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, वो बता सकें कि भाई ये जो पॉलिसी है, क्या ये सही से हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, क्या रिसोर्सेज का सही से यूज हो रहा है क्या, या उनका गलत यूज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज सोशल ऑडिट, इन डेप्थ स्क्रूटनी एंड एनालिसिस ऑफ वर्किंग ऑफ एंटिटी और स्कीम, ठीक है। और कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसमें बेसिकली सोसाइटी, ठीक है। तो जॉइंटली इसमें गवर्नमेंट एंड पीपल का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे दो मनरेगा को, ठीक है। फर्स्ट एक्ट टू मैंडेट सोशल ऑडिट, देखिए उसमें लोगों को पता रहेगा कि मिनिमम वेज कितना है, ठीक है, कितने लोगों की अटेंडेंस है, पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सी चीज़ बन रही है, ठीक है। तो ये सब पता चलता है सोशल ऑडिट से। और इसमें जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज करके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राउंड पे क्या सही से उसको देखा जा रहा है क्या, या गवर्नमेंट कुछ भी, जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो इसके लिए सोशल ऑडिट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों पे वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है उनको काफ़ी अच्छे से पता है कि क्या सच्चाई है, ठीक है। इसीलिए सोशल ऑडिट बात करता है गुड गवर्नेंस की, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए मनरेगा, जो पूरी ग्राम पंचायत होगी, जो ग्राम सभा होगी, उसके सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हो, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि भाई जवाबदेही तो तय करनी होगी ना। आपको पता है कि ये जो स्कीम है इसमें इतना फंड का अलोकेशन था, इतना आपने कंज्यूम किया, आप आपने एक्सपेंडिचर दिखाया, तो क्या ग्राउंड पे वो दिख रहा है क्या? अगर नहीं तो फिर उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी। देन ट्रांसपेरेंसी, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास है, आरटीआई आपके पास है, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आप करप्शन को चेक कर सकते हो, ठीक है। आउटकम पे आपका फोकस जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसके अलावा यहाँ पे आप इवेल्यूशन की बात भी कर सकते हो, पॉलिसी इवेल्यूएशन, ठीक है, वही मैंने आपको समझा दिया। देन जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, आप उनको भी इंपावर करते हो, क्यों? क्योंकि उनका रोल बढ़ जाता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करते हो, आप डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट बनाते हो, क्योंकि जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। आप चेक करते हो कि जो पॉलिसी बन रही है वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और बन गई तो उसके बाद क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, और इंप्लीमेंट होने के बाद क्या उसमें सही से रेमिडियल एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। ये सब आप इंश्योर करते हो थ्रू सोसाइटी, ठीक है। थ्रू सोसाइटी मीन्स वो लोग जिन पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। समझ में आ गया? तो दिस इज सिग्निफिकेंस। अब देखो मैंने आपको कहा था कि एग्जामिन वहां पे लिखा हुआ है, तो सिग्निफिकेंस के साथ साथ आपको इश्यूज भी बताने होंगे। तो भाई देखो इश्यूज तो ये है कि ऑडिट कौन करेगा, ठीक है, ऑडिट कौन करेगा। तो इसमें बेसिकली इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसकी एब्सेंस देखी गई है, जो इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं अगर वही इन्वॉल्व होंगे तो फिर सही से होगा नहीं ना ऑडिट, ये तो आप भी जानते हो। तो लैक ऑफ एडिकेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल विल, क्योंकि भाई कौन चाहेगा कि उनके काले चिट्ठे सामने आए, ठीक है, समझ में आ गया।
देन यहाँ पे पूरा मैटर डिपेंडेंट है रिकॉर्ड्स के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, और ये देखा गया है कि इवन ये जो रिकॉर्ड्स हैं यही अवेलेबल नहीं होते हैं पब्लिक डोमेन में, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और जब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो कहाँ से ऑडिट करोगे। देन जो लोग हैं, जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो उसके बेनिफिशियरी हैं, इलिटरेट हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि सोशल ऑडिट क्या होता है, पता नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो सारे इश्यूज जो हैं यहाँ पे देखे गए हैं। इसके अलावा जो सोशल ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं उन पे एक्शन वगैरह नहीं होता है, जो फाइंडिंग्स उसमें आती हैं उस पर एक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली मतलब नहीं है, आपने पूरी रिपोर्ट बना दी बट वो जो रिपोर्ट है वो ठंडे बस्ते में चली गई, उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तो उस रिपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए। देखो आप यहाँ पे सीएजी की बात कर सकते हो, भाई सीएजी इतना सारा एक्सपीरियंस है तो सीएजी का कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, कोई ना कोई रोल यहाँ पे होना चाहिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। जो इंडिपेंडेंट एजेंसी आप उसकी यहाँ पे बात कर सकते हो, जो लोग हैं, जो बेनिफिशियरी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग की बात आप कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे, सिंपल से पॉइंट है, ये सब आपको पता होंगे सही। देन आप यहाँ पे एनजीओ, एसएचजी, इनकी हेल्प ले सकते हो। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीडिया नीड टू बी मोर फोकस्ड अबाउट रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। देन आप यहाँ पे आरटीआई की बात कर सकते हो, सुओ मोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये दोनों क्वेश्चन आसान है बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना आना चाहिए। अब भाई क्या कंक्लूजन हो जाएगा, कैसे कंक्लूड करोगे, तो भाई जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बता दो। और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस में आप आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है सोशल ऑडिट के लिए, उसका क्या नाम है, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो वही जो बात हम कर रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसका इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। आप मेघालय की बात कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, क्यों, इसने ऑपरेशनलाइज किया है सोशल ऑडिट लॉ को, ठीक है। तो बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको भी इसी तरह से एक्ट करना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय का एग्जांपल आप दे सकते हो। देखो इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है कंक्लूजन में, ठीक है, आप इसको केस स्टडी में लिख लो और आप इसको यहाँ पे कंक्लूजन में लिख लो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, समझ में आ गया। बढ़े आगे, तो देखिए दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने आंसर्स लिखे। चलिए, तो भाई सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया है चाइल्ड मैरिज को, फॉर्मल मैरिज और इनफॉर्मल यूनियन एंटर्ड इनटू बाय एन इंडिविजुअल बिफोर रीचिंग अ सर्टेन एज। देखो सर्टेन एज मत लिखो ना, इंडिया स्पेसिफिक बताओ, लाइक 18 ईयर्स स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स। देखो प्रॉपर डेफिनेशन लिखो 21 एंड 18, ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने वो चीज मिस कर दी कि प्रीवेलेंस दिखाइए, कुछ फैक्ट आपको बताने होंगे। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, लॉज कौन से हैं वो आपको बताने होंगे, वो दोनों चीजें आपने मिस कर दी हैं। देन आपने बताया कॉजेज बिहाइंड चाइल्ड मैरिज। देखो कॉजेज, जबकि क्वेश्चन में क्या था, रूट कॉजेज, तो रूट कॉजेज बिहाइंड द चाइल्ड मैरिज। तो हेडिंग थोड़ी सही से लिखो। आपने लिखा इनइक्वलिटी इन इंडिया सोसाइटी स्पेशली इन रूरल एरियाज देयर आर इनइक्वलिटीज। देखो किस तरह की इनइक्वलिटीज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कौन सी, तो प्रॉपरली आपको चीज को लिखना होगा। आइडेंटिटी, ठीक है, उनकी एज सही से पता नहीं होती है। लॉज देखो ये स्पेलिंग आपकी सही नहीं है, लॉज प्रोटेक्टिंग गर्ल्स आर नॉट इन्फोर्स। देखो आपने एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई इन्फोर्स होते ही नहीं है, ऐसा मत लिखो, कुछ तो होते ही होंगे ना, तो लिखो कि इनएडिकेटली उनका इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस आपके प्रॉपर होने चाहिए। देन पॉवर्टी, डाउरी, ये पॉइंट आपके सही हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या कहूँगा कि पॉइंट ज़्यादा लिखो, एक्सप्लेन कम करो, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 लाइन्स में जो चीज़ें एक्सप्लेन की है ना, इनको कोशिश करो कि 1 से 2 लाइन में इनको निपटा दो, ऐसा होगा तो आप ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाओगे, ठीक है। देन आपने लिखा है चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स द सोसाइटी, ठीक है। भाई देखो यार प्रॉपरली आपको यहाँ पे हेडिंग देनी चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही हेडिंग यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, हाउ चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स अवर सोसाइटी, ठीक है, हाउ चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स द सोसाइटी। तो हाउ यहाँ पे आना चाहिए था, हाउ चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स द सोसाइटी। देन आपने कुछ इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो इसकी जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाओ।
मिस आउट ऑन चाइल्डहुड, यहाँ पे आपने हेल्थ की बात की है, प्रोटेक्शन की बात की है, एजुकेशन की बात की है, अच्छा पॉइंट है। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्पेस बचाइए, टाइम बचाइए। लिव इन पॉवर्टी, ये भी ठीक है, बट दो इतना एक्सप्लेन मत करो। अगेन देखो आपने केवल 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं और इतना स्पेस आपने ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट लिखो और कम एक्सप्लेन आपको करना है। देन पुअर हेल्थ, देखो हेल्थ तो आप ऑलरेडी बता चुके हो ना कि हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर से क्यों पॉइंट रिपीट कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो, पॉइंट आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। देन नो स्किल्स, देखो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो नहीं बल्कि इनएडिकेट स्किल्स, ये सही वर्ड है, ठीक है। तो इनको आपको हेडिंग चेंज करो। फिर आपने क्या लिखा है कि इनएबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड ऑफ वंस कंट्री और एनी लीडरशिप पोजीशन, देखो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, या तो एग्जाम्पल दो, इसको वैलिडेट करो, अदरवाइज ये एकदम वेग पॉइंट यहां पे लिख रहा है, टेंटेड चाइल्ड कैन नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शाइन ड्यू टू दिस मैरिज, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट यहाँ पे लग रहा है। सेकंड पार्ट फिर भी ठीक है, बट जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी वेग यहाँ पे लग रहा है। देन मेजर्स आपने बताया, इकोनॉमिक सपोर्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ठीक है। लॉज जो है उनको इंकरेज करना चाहिए। देखिए उनके इन्फोर्समेंट की बात करो तो सेंटेंस प्रॉपर लिखो। अगेन बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट आपने मिस कर दिए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा कर दिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन कम करो, ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, ठीक है। क्योंकि जितने टिक आपकी आंसर शीट में आएंगे उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपने लिखा है कंक्लूजन कि चिल्ड्रन आर द असेट्स ऑफ द कंट्री, दे नीड प्रोटेक्शन एंड प्रोविजंस टू डेवलप इन कंप्लीट बीइंग्स कैपेबल टू गाइड द नेशन। देखो एकदम सा अजीब सा ये सेंटेंस है, तो थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस करो, सेंटेंस सही से बनाओ। और ये जो आपका कंक्लूजन है ये सही नहीं है, इससे अच्छा हो सकता था। कैसे होगा ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कोई सोल्यूशन दीजिए, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको यहाँ पे देना होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है सोशल ऑडिट का। आपने डिफाइन किया है सोशल ऑडिट को, ये बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया है। देन आपने इसका प्रोसेस बताया कि इसमें होता क्या है। देखो इसको अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मेन डिमांड है वो आपने पहले ही एड्रेस कर दी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट, देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते थे कि जैसे मनरेगा का दे सकते थे, तो एग्जाम्पल यहाँ दे सकते थे। अगेन आपने जो क्वेश्चन है उसको आपने फिर से रिपीट कर दिया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपका टाइम भी वेस्ट हुआ और आपका एनर्जी, आपका स्पेस भी वेस्ट हुआ, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंस में डायरेक्टली आप आ जाओ, सोशल अकाउंटेबिलिटी, ये अच्छा पॉइंट है। और देखो इतना बड़ा मत लिखो, आप इसको अंडरलाइन कर दो, वो काफ़ी हो जाएगा। अब देखो फिर उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की है, और देखिए यहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सप्लेन किया है। केवल देखिए एक पेज में केवल 2 ही पॉइंट आपके आए, ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम एक्सप्लेन करो, ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, ठीक है। कोशिश करो कि हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में आप लिख पा रहे हो, और इनको कंसाइसली, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो कंसाइसली आपको यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, आपके पार्ट छूट जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देखिए इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, आप अलग से बुलेट पॉइंट में लिख देते कि इससे आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। ये सब पॉइंट्स वैसे ठीक हैं, बट इनको और अच्छे से आप लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखा है, इंकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एकदम सही बात है, बट इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो ना, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। देखिए आपका थर्ड पेज यहाँ पे आ गया है और अभी भी 2 डायमेंशन बाकी हैं। फिर आपने एग्जाम्पल दिया है मनरेगा का, ठीक है। तो भाई इतना एक्सप्लेन नहीं करना है ना। अगेन वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, इतना एक्सप्लेन नहीं करना है। 1 से 2 लाइन काफ़ी है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देन आपने मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। और आपने 2 पॉइंट तो मिस ही कर दिए। आपने ये नहीं बताया कि क्या चैलेंजेस हैं, आपने ये भी नहीं बताया कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इररिलेवेंट, अननेसेसरी, भाई ऐसा नहीं कि जितना भी आपको पता है वो सब लिख दोगे, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो, क्योंकि देखिए इतनी जगह में आप बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा पॉइंट लिखो, कम एक्सप्लेन करो, सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो डायमेंशन है, उनको आपको एड्रेस करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड लिमिट को इसने पार कर दिया है, इस बात का ध्यान रखना, आपके मार्क्स कट सकते हैं।
हैंस सोशल ऑडिट इज ए पावरफुल टूल टू प्रमोट। देखो भाई, आप अगेन जो क्वेश्चन है उसी को रिपीट कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। कोई सोल्यूशन दो, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दो, कोई केस स्टडी बता दो, कुछ करंट अफेयर से इसको लिंक करो, ठीक है। तो भाई नॉलेज आपके पास है, बट आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाए, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाए, काफ़ी सारी अननेसेसरी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट लिखिए, कम एक्सप्लेन करिए, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सेशन पसंद आया हो, तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और देखिए, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बट इनसे सीखिए, इनको फिर से रिपीट मत करो, और ऐसा करोगे तभी इन सेशंस का फायदा होगा। जो गलतियां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उनको आपको रिपीट नहीं करना है, बल्कि उनसे सीखना है, तभी स्टेप बाय स्टेप हमारी जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हो पाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।